आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है, इस पूरे पाठ्य पुस्तक को किस तरह से पढ़ें और इसमें कितने अध्याय हैं आदि विषयों को समाहित करते हुए इसकी पूरी रूपरेखा को समझेंगे और इसके बाद के क्लासों में हम लोग जो है एक एक करके जो भी लघुकृत विषय सामग्री है उसको पढ़ेंगे। और इस प्रकार इस पाठ्य पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 जो कि कक्षा 11 में पढ़ना है, इसके बाद आप लोग जो है कक्षा 12 में पढ़ेंगे भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2, और वह इसी के बाद की कड़ी होगी। प्रयोगात्मक विषय वस्तु भूगोल में क्या क्या हैं, कैसे हैं, चूँकि सभी स्टेप बाय स्टेप हैं। ये नहीं हो सकता कि पहले उसको पढ़ें फिर इसको पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि जो अध्याय हैं, अध्याय का भी एक क्रम है और उसी क्रम में इसको पढ़ने से बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी पूरी विषय वस्तु। तो शुरू करते हैं। आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, साथ ही साथ कुछ लिखने की जो विषय वस्तु मैं बीच बीच में बोलते रहूँगा। यह पूरा भाग 1 भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 8 अध्यायों में समाहित है और लघुकृत होने के बाद इन अध्यायों की संख्या घटेगी, लेकिन सच तो यह है कि यह प्रयोगात्मक विषय वस्तु के जितने अध्याय हैं सभी अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ न कुछ सभी को पढ़ा जाएगा, लेकिन उसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो कि विषय वस्तु में निर्धारित की गई है और जिसमें से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न होंगे उस पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इस प्रकार अध्याय 1 जो है इस कक्षा की मानचित्र का परिचय है। मानचित्र के परिचय में हम लोग मानचित्र के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे कि मानचित्र सर्वप्रथम कहाँ बने, कैसे बने और किन किन भूगोलविदों मानचित्रकारों के सराहनीय कार्य से सब बने। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र के प्रकार पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके जो मुख्य बिंदु होंगे उसको जो है हम लोग नोट डाउन भी करते रहेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद का दूसरा अध्याय है मानचित्र मापनी। चूँकि इसके पहले में हम लोग पढ़ चुके होंगे मानचित्र का परिचय, तो जिसमें मानचित्रों के प्रकार को पढ़ लिए होंगे। तो चूँकि अब है मानचित्र का देखा जाए तो मानचित्र मापनी मानचित्र का एक घटक है। मानचित्र में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें जो है एक मापनी होती है। कोई भी मानचित्र किसी न किसी मापनी बनाया जाता है। तो इस अध्याय 2 में हम लोग मानचित्र मापनी के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग साधारण मापक पढ़ेंगे, करणोत मापक पढ़ेंगे आदि और भी जो भी महत्वपूर्ण मापक हैं सबको पढ़ेंगे, लेकिन विशेषतः आपको साधारण और करणोत मापनी की ही आवश्यकता होगी पूरे इस भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य को समझने और पढ़ने के लिए। इसके बाद आता है अध्याय 3। अध्याय 3 जो है अक्षांश, देशांतर और समय के विषय में है। किसी भी मानचित्र को समझने और पढ़ने के लिए अक्षांश, देशांतर और समय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ग्लोब पर किसी भी स्थान के वास्तविक स्थिति या एब्सोल्यूट लोकेशन कह लें, एब्सोल्यूट लोकेशन को जानने के लिए आपको अक्षांश, देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इन्हीं रेखाओं की सहायता से विश्व के अनेक देशों ने अपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी निर्धारित की हुई है। हालांकि यह उच्च कक्षाओं की विषय वस्तु है, फिर भी आपको सामान्य जानकारी के लिए बता देना आवश्यक था।
इसमें समय जोन जो है निर्धारित होता है देशांतर रेखाओं के आधार पर। जैसे शून्यांश देशांतर रेखा ग्रीनविच से पास करती है और ग्रीनविच से भारत जो है 5.5 घंटे आगे जो है चलता है। भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित है। यह सब विषय वस्तु आप जो है भूगोल के अन्य पुस्तकों में भी पढ़े होंगे और पढ़ेंगे भी। इस विशेष रूप से भारत का भौतिक भूगोल जब पढ़ा जाएगा तो उसमें भी इसका कहीं न कहीं जिक्र जो है होना आवश्यक होगा, वहाँ भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अक्षांश देशांतर रेखाओं और समय का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि मानचित्र जो है अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर ही निर्मित की जाएगी। जब आप समझ चुके हैं मानचित्र का परिचय, मानचित्र मापनी, अक्षांश देशांतर रेखाएं और समय आदि, तो इसके बाद की दूसरी कड़ी समझने की यह है कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है। मानचित्र प्रक्षेप को हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 में। मानचित्र प्रक्षेप में विभिन्न प्रक्षेपों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें शंक्वाकार, मर्केटर हो सकता है, बेलनाकार प्रक्षेप आदि सब प्रक्षेप उसमें हो सकते हैं, जिसकी व्याख्या जो है कक्षाओं में की जाएगी। और मानचित्र प्रक्षेप को बनाने के लिए आपको अक्षांश देशांतर आदि रेखाओं की जो है समझ होनी चाहिए, जिसको जो है बताया जाएगा विधिवत। फिलहाल आप लोग जो है घर पर बैठे हुए भी खुद से अगर पुस्तक खरीद चुके हैं भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1, तो इसको खुद से भी पढ़ते रहें। खुद से पढ़ना ज़्यादा उत्तम फिलहाल इसलिए भी है कि यहाँ पर क्लास का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कुछ फ़ोटो मिल जाते हैं, तो उसमें भी आपको पुस्तक का ही एक कोई न कोई किसी न किसी तरह का नोट्स होता है, रूप होता है। आप पुस्तकों में जिस तरह से वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है वह ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए आपको पुस्तकें जो है निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही हैं इसका भी जो है आप जो है लाभ लेते रहें। इसके बाद आता है अध्याय 5, जो कि स्थलाकृतिक मानचित्र से संबंधित है। स्थलाकृतिक मानचित्र में हम लोग पढ़ेंगे कि स्थलाकृतिक मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं, इसकी क्या क्या विधियां हैं, कौन कौन से स्थलाकृतिक मानचित्र का जो है विशेष महत्व है, आदि इन चीज़ों का जो है अध्ययन हम लोग इस अध्याय में करेंगे। अब अभी तक हम लोग जितना अध्ययन को देख रहे थे यह कहीं न कहीं धरातल से विशेष रूप से सीधे सीधे जुड़ा है, लेकिन चूँकि पृथ्वी का जो है क्षेत्रफल बहुत अधिक है, पूरे ग्लोब का क्षेत्रफल देखें तो अराउंड 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो कि सर्वेक्षण के द्वारा करना संभव नहीं है उसका पूरा अध्ययन। इसलिए वैज्ञानिक विकास के युग में भूगोल में जो है यह एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ, और इस तरह से भूगोल में जो है इन नवीन वैज्ञानिक खोजों का जो है लाभ लेते हुए भौगोलिक अध्ययन को और सरल और सुविधाजनक बनाया, जिसमें अध्याय 6 में ये जो है वायव फोटो का परिचय। क्योंकि जब सर्वेक्षण किया जाता था तो उस समय एक निश्चित दिशा समय सीमा होती थी। आप जो है पूरे किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं, किसी गुने चुने क्षेत्र में ही जा सकते हैं सर्वेक्षण करने, सबका करना आसान नहीं है। इसके लिए यह तरकीब निकली कि क्यों न पूरे क्षेत्र का फ़ोटो लिया जाए और फ़ोटो लेकर समझा जाए कि उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की भौगोलिक स्थलाकृतियाँ हैं, जंगलों की संख्या, जंगलों के जो है क्या प्रतिशत है, भूमि का उपयोग प्रतिरूप क्या है, आदि का अध्ययन इसके द्वारा बहुत ही सरल हो गया। लेकिन इसमें भी अनेक तरह की समस्याएं थी, क्योंकि फ़ोटो जो लिए जाते हैं वह काफ़ी ऊंचाई से लिए जाते हैं, तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि क्षेत्र विशेष बालू का ढेर है या खेती के योग्य ज़मीन है।
इसलिए यह विधि भी कहीं न कहीं जो है पूरी व्याख्या को करने में असमर्थ साबित हुई, जिसके कारण भौगोलिक विकास और में जो है विशेष रूप से भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य में जो है यह आवश्यक हुआ कि क्यों न सुदूर संवेदन के द्वारा भौगोलिक अध्ययन किया जाए। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कि आप इसमें शेड होते हैं। अगर देखा जाए तो जो रेड कलर से दिखाया जाता है सुदूर संवेदन में, रेड कलर जो दिखाया जाता है वह जंगलों को जो है दिखाता है, और जो येलो कलर से दिखाया जाता है उसके जो है खेती की भूमि को दिखाया जाता है। खेती की भूमि जो दिखाई जाती है वो येलो कलर से दिखाई जाती है। अब जो कि ये तो वायब फोटो के जो है विषय वस्तु में जो है संभव नहीं था कि जो है खेती की भूमि को अलग दिखाया जाए, जंगलों को अलग दिखाया जाए, लेकिन इसको इसमें दिखाना आसान है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 में सुदूर संवेदन के परिचय में। इसके बाद का अंतिम अध्याय 8 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौसम यंत्र, मानचित्र और चार्ट। मौसम यंत्र में अनेक तरह के यंत्र विकसित किए गए जो कि भौगोलिक सर्वेक्षण में बहुत ही सुविधाजनक साबित हुए, जिसमें आप लोग जानते हैं रेन गेज जिससे कि वर्षा मापी जाती है, बैरोमीटर टेम्परेचर के लिए, आदि जो है भौगोलिक विषय वस्तु को नापने, मापने और अध्ययन के लिए अनेक तरह के इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट किए गए, जिसके द्वारा भौगोलिक अध्ययन आसान हुआ। इस तरह से हम लोग इस भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य में भूगोल के हम लोग जो है इन पूरे अध्यायों का अध्ययन करेंगे, और इसमें भी उनका विशेष अध्ययन करेंगे जो कि लघुकृत विषय सामग्री के अंतर्गत आएंगे। बाकी का अध्ययन केवल इस लघुकृत विषय वस्तु को समझने के लिए जितना आवश्यक होगा उसी सीमा तक ही करेंगे हम लोग। और इस प्रकार आज का यह क्लास समाप्त हुआ। और आप लोग अगर पुस्तक खरीद चुके हैं तो पुस्तक के माध्यम से इस पूरे अध्याय की रूपरेखा को खुद भी एक बार पढ़ेंगे, और इसे समझने योग्य भाषा में थोड़ा अपने मस्तिष्क में बनाकर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुस्तक की जो किताबी भाषा है इसको समझने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत होगी। इसको आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ कर देखेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप खुद इसका उपयोग करते हैं जीवन में, उससे जोड़ कर समझेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे तो आपको यह बहुत ही आसानी से सरलतम ढंग से समझ में आ जाएगा। और हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे इसको तो उस समय मैं इसको और अच्छे से जो भी संभव होगा बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल यह क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।